बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला तो दो। भीगे रहेंगे तो कपड़े खराब हो जाएंगे। मनोरमा जी ने किचन में बर्तन साफ करते हुए कहा। अच्छा, फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़े हैं। बहू ने अपने कमरे से तेज आवाज में उत्तर दिया। इसमें चिल्लाने की क्या बात है? कपड़े मेरे हैं, फट भी जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वो कपड़े खरीद कर भी लाएगा। आपको क्यों तकलीफ हो रही है? बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उन बेजान कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। मेरा थोड़ी देर आराम करना भी किसी को नहीं सुहाता है। इस घर के लोग चाहते हैं कि मैं नौकरानी बनकर सारे मकान की सफाई करूं, सबकी सेवा करूं, जैसे मेरा शरीर हाड़ मांस का नहीं पत्थर का है। अपने इकलौते बेटे अविनाश के लिए मनोरमा जी ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद ज्योति को पसंद किया था। दूध की तरह गोरी और बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी खूबसूरत ज्योति को देखते ही मनोरमा जी उस पर मोहित हो गई थी और घर आते ही सबको कह दिया कि मेरी बहू बनेगी तो ज्योति ही, वरना अविनाश भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह मनोरमा जी ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह ज्योति से कर दिया था। ज्योति अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की। इसलिए वो थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। उसके घर में उसकी माँ की ही चलती थी। जिद, अहंकार और स्वार्थ में वो बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। बचपन से ही ज्योति को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बना लेना। परिवार में रहेगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो मनोरमा जी के परिवार में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर ज्योति के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमज़ोर थी। मनोरमा जी के पति राजा राम जी एक कंपनी में काम करते थे। वेतन कम था, पर उसी कम वेतन में उनकी पत्नी मनोरमा अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे अविनाश को भी उन्होंने अच्छा पढ़ाया लिखाया था। इस समय अविनाश एक विदेशी कंपनी में मैनेजर के पद पर काम कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में थी। अविनाश को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखाओं का दौरा करना पड़ता था। अविनाश जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उसे अच्छी शिक्षा दिलवाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता था। वह अपने वेतन में से कुछ ज्योति को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथों में रख देता था। 4-5 महीने तो ज्योति ने यह सब देखकर सहन कर लिया। यहाँ की सारी स्थितियों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर रात दिन भर की सारी बातें वो अपनी माँ को बताया करती और माँ उसे अपना गुरु मंत्र देना कभी नहीं भूलती थी। करीब 5 महीने बाद ज्योति ने पहले तो अपने पति को काबू करना शुरू किया और जब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास मनोरमा जी से बात बात में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने मनोरमा जी की हर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में ज्योति के आने से पहले शांति थी, अब उस शांति का वहाँ नामो निशान भी ना रहा। अब मनोरमा जी दोपहर में घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में बिजी रहने लगी। राजा राम जी एक शांत व्यक्ति होने के नाते दोनों को कुछ भी नहीं कह पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया और बहू के मुंह लगना उचित नहीं समझते थे, इसलिए वे अपने ऑफिस से लेट आने लगे। अविनाश की भी यही स्थिति थी। जिस माँ ने तमाम मुसीबतें झेलकर उसे पाला पोसा, पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वह इज्जत की रोटी कमा सके, उनसे वह कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था और ज्योति के सामने उसकी हिम्मत भी नहीं होती थी। उधर ज्योति रात दिन अविनाश के कान भरने लगी कि अब वह इस घर में नहीं रहेगी। उसे या तो वो उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब अविनाश ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में गया।
कमरे में ज्योति के बाल बिखेरे पड़े थे और अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से से बैठी थी। अविनाश ने उससे पूछा, आज क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी हो? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ क्या? और क्या, तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात ही नहीं करती है? शेरनी की तरह गुर्राते हुए ज्योति ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर का सारा किस्सा ज्योति ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। आदमी सब सहन कर सकता है, पर स्त्री के आंसू वो सहन नहीं कर सकता। अविनाश ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। यह बात सुनते ही ज्योति के आंसू कपूर की भांति उड़ गए। सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर अविनाश घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद आकर माँ से बोला कि मैंने अलग मकान देख लिया है और ज्योति के साथ उसी मकान में जा रहा हूँ। माँ ने कहा, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। हर दिन की कला से अच्छा है कि हम अलग रह लें, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही है। कांपती हुई आवाज़ में अविनाश से कहकर मनोरमा जी ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गई। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वे अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद अविनाश जाकर एक छोटा टेम्पो ले आया। साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूरों ने सामान को टेम्पो में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद उसी टेम्पो में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। मनोरमा जी की हिम्मत नहीं हुई कि वे बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखें। शाम को जब राजा राम जी ऑफिस से आए तब उन्हें मनोरमा जी से सारी बात पता चली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन झगड़े से अच्छा है दोनों जगह शांति तो रहेगी, यह सोचकर वे चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। अविनाश और ज्योति को गए हुए करीब 2 साल हो गया था। ठीक दिवाली के बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्यौहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर मनोरमा जी और राजा राम जी दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खोए रहे। उनमें त्यौहार को लेकर ना कोई उत्साह था, ना कोई उमंग। शाम को मनोरमा जी केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख आई। दीपावली के 2 दिन बाद राजा राम जी को ऑफिस भेजकर मनोरमा बच्चों को पढ़ाने चली गई, और जब शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई, जो उन्हें जानती थी, पर मनोरमा जी उसे नहीं जानती थी। पहले तो उस औरत ने मनोरमा जी को नमस्ते की, फिर बताया कि ज्योति व अविनाश उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज ज्योति की तबीयत ज़्यादा खराब थी और उसे उस मकान के मालिक अस्पताल ले गए हैं, क्योंकि अविनाश यहाँ नहीं है और ज्योति की डिलीवरी होने वाली है। मनोरमा जी ने जब उस औरत से यह पूछा कि ज्योति के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल गए हैं, तो उसने सिटी अस्पताल का नाम बता दिया। मनोरमा जी जल्दी से घर आई और एक थैले में कुछ ज़रूरी सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से सिटी अस्पताल चली गई। वहां जाकर जब ज्योति के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर ज्योति को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि ज्योति के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा कराने के लिए बुला रहे हैं। मनोरमा जी नर्स से जब ज्योति के बारे में पूछ रही थी, तब वहीं पर ज्योति के मकान मालिक भी खड़े थे। वे समझ गए कि यह महिला शायद अविनाश की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही है। उन्होंने हाथ जोड़कर मनोरमा जी को नमस्ते किया और फिर सारी बातें उन्हें बता दी। मनोरमा जी ने उन्हें बता दिया कि ज्योति उनकी बहू है। मनोरमा जी उस नर्स के साथ डॉक्टर के कमरे में चली गई और डॉक्टर को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया कि ज्योति उनकी बहू है और वे ऑपरेशन की फीस जमा कराने आई है। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर साइन करवाए और फिर ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपये जमा कराने को कहा। डॉक्टर साहब,
अभी तो आप 20,000 रुपये जमा कर ले, बाकी पैसा मैं अपने पति से फ़ोन कर के मंगवा लेती हूँ। जब तक आप उसका ऑपरेशन करें, मुझे किसी भी हालत में जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ चाहिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, आप यह पैसा काउंटर पर जाकर जमा करा दें और रसीद ले लें। वहीं से आप अपने पति को फ़ोन भी कर दें। डॉक्टर के पास से आकर मनोरमा जी ने काउंटर पर जाकर पैसा जमा कर दिया और रसीद लेकर वहीं से राजा राम जी को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। साथ ही यह भी कह दिया कि जल्दी से 20,000 रुपये लेकर आ जाएं। करीब 1.5 घंटे बाद राजा राम जी वहां पर पैसा लेकर पहुंच गए, लेकिन ज्योति के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। राजा राम जी ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर मनोरमा जी के पास बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स मनोरमा जी के पास आकर पूछने लगी कि ज्योति के साथ कौन आया है। मनोरमा जी ने कहा, मैं हूँ, बधाई हो, लड़की हुई है। नर्स ने कहा, बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने लड़की को लाकर मनोरमा जी को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूम अपने पति से कुछ इशारा किया। राजा राम जी ने 1,000 रुपये निकाला और नर्स को देते हुए कहा कि यह मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने के लिए है। थोड़ी देर बाद ज्योति को एक स्ट्रेचर पर लिटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वो बेहोश थी। वार्ड में एक बिस्तर पर लिटाकर उसके पास पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। मनोरमा जी वहीं बेंच पर बैठकर कभी बच्चे को तो कभी ज्योति को देखती रही और पति को घर भेज दिया। करीब 5 घंटे बाद ज्योति को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी सास मनोरमा जी उसके पास बैठी है और उसकी गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह। तुम भी शायद जब पैदा हुई होगी तो ऐसी ही होगी, मनोरमा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और ज्योति के माथे पर हाथ फेरने लगी। ज्योति को बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और बोले, ज्योति, जब तुझे लेकर यहाँ आ रहा था तब मेरी पत्नी की तुम्हारी मम्मी से मुलाकात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वे जल्दी ही अस्पताल पहुँच रही है, पर अभी तक ना खुद आई और ना ही तुम्हारे पापा आए हैं। शाम हो गई थी, अब तक मनोरमा जी ने कुछ भी नहीं खाया था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। रात भर वह बेड के पास स्टूल पर बैठी कभी ज्योति का सिर दबाती तो कभी बच्चे के रोने पर उसे उठाकर घुमाती। इस तरह जिम्मेदारी को ढोते उनकी सारी रात आंखों आंखों में कट गई। सुबह राजा राम जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को कपों में डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है। तुम्हारा खाना किचन में कल से ज्यों का त्यों बना हुआ रखा है। घर जाओ और ज्योति के लिए खिचड़ी बनाकर लेती आना। तब तक मैं यहाँ पर बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। मनोरमा जी दोनों को बहुत सी हिदायतें देकर चली गई। राजा राम जी वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद कुछ सोचकर ज्योति से उन्होंने कहा, बेटा, मैं जरा बाहर बैठता हूँ, कोई चीज़ चाहिए तो नर्स से कहलवा देना, और वार्ड से बाहर निकल गए। ज्योति के बगल वाले बेड पर भी एक महिला को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब राजा राम जी वार्ड से बाहर चले गए तब वह औरत अपनी जगह से उठकर ज्योति के बेड के पास आ गई और पूछने लगी, तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे स्वभाव के मालूम पड़ते हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी है। बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही है। ये दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर है क्या? वह औरत हैरानी से ज्योति का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती है जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही है? बेटी, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि ये तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, यह मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जल कर नहीं मरेगी।
कोई बहू गले में फंदा डालकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या गाड़ी के नीचे आकर अपनी जान नहीं देंगी। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि कभी अपनी सास को कभी तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना। और बेटी, सच्चे मन से उनकी बुढ़ापे में सेवा करोगी तो इस बुढ़िया की आत्मा तुम्हें आशीर्वाद ही देगी। इतने में एक नर्स ज्योति को इंजेक्शन लगाने आ गई और वो औरत अपनी बेटी के पास वापस चली गई। ज्योति सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत है और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फ़र्क है। एक केवल शासन करना चाहती है, दूसरी नम्रता पूर्वक अनुसरण, एक किसी के घर को तोड़ना चाहती है तो एक घर को बचाने के लिए खुद तकलीफ उठाती है। एक में दिखावा है, अभिमान है, तो दूसरी में गंभीरता और सहजता है। पहली नारी है इसलिए सामान्य, दूसरे सम्मान के साथ साथ श्रद्धा और प्रेम की पात्र भी है। एक केवल जननी है तो दूसरी माँ है। ज्योति की आंखें छलक रही थी। बेटा, चाय पी लो। राजा राम जी की आवाज़ से ज्योति का ध्यान भंग हो गया। ज्योति ने बड़े ध्यान से अपने ससुर की ओर देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से बात नहीं की और ना ही कभी कठोर शब्द बोले। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। करीब 10 बजे मनोरमा जी खिचड़ी और कुछ साफ सुथरे कपड़े लेकर आ गई और ज्योति को धीरे से बैठाकर चम्मच से अपने हाथ से खिचड़ी खिलाने लगी। आज ज्योति को यह खिचड़ी मोहन भोग के समान लग रही थी। शाम को करीब 6 बजे ज्योति के पापा और उनकी मम्मी एक साथ वार्ड में प्रवेश किया। उस समय सास मनोरमा जी ज्योति के बालों में कंघी कर रही थी। बेड की दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर वे दोनों बैठ गए। दोनों का यहाँ आना ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी में आए हों। दोनों ने औपचारिकतावश हाथ जोड़कर मनोरमा जी को नमस्कार किया, पर फिर उनसे कोई बात नहीं की। एक थैले में कुछ सामान रखकर मनोरमा जी ने उठते हुए कहा, ज्योति, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं, अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी 1 सप्ताह बाद अपना टांका कटवा कर अपने घर चली जाओगी। और हाँ, आज तक की दवाइयों का और अस्पताल का जितना भी बिल बना था उसका भुगतान मैंने कर दिया है, जिसकी सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी है। अविनाश आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद कह देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अचानक लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो ज्योति उनका आंचल पकड़े हुए और डबडबाई आंखों से उन्हें ही देखे जा रही है। मनोरमा जी ने आंचल छुड़ाने की कोशिश की तो ज्योति धीरे से बोली, मम्मी, क्या अपनी इस बेवकूफ़ बेटी को माफ़ नहीं करोगी? मनोरमा जी ने झट से ज्योति को अपने गले से लगा लिया और उस समय उनकी भी आंखें छलछला उठी। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, पगली, कहीं माँ भी अपनी बेटी से नाराज़ होती है? खुद को बेवकूफ़ क्यों कहती हो? अरे, सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी, तो तू बेवकूफ़ कैसे हो गई? तू मेरी बहू नहीं, बेटी है और मैंने तुझे हमेशा बेटी ही समझा है। मनोरमा जी रोती जा रही थी और कही जा रही थी, ज़्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, टांके कच्चे हैं, रोने से उस पर जोर पड़ता है और टूटने का डर रहता है। यह कहते हुए वो अपनी आंचल से उसके आंसुओं को पोंछने लगी। अचानक मनोरमा जी का ध्यान दूसरी तरफ बैठे ज्योति के मम्मी पापा पर गया। वो लोग कब के चले गए थे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि यहाँ अब उनका कोई काम नहीं, क्योंकि उनकी कोई भी चाल अब ज्योति पर असर नहीं करने वाली थी। 1 सप्ताह बाद ज्योति के टांके कट चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। अविनाश भी टूर से वापस आ गया। जब वह अपने कमरे पर गया तो उसे वहाँ सारी बातें पता चली। अपना सामान कमरे में रखकर सीधे ही अस्पताल चला आया। माँ को ज्योति के पास देखकर पहले तो गलानी से अविनाश के पाँव ही आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जब उसने ज्योति और अपनी मम्मी को मुस्कुराते देखा तो मम्मी के पास जाकर उनके पैर छुए। अस्पताल से जिस दिन ज्योति को छुट्टी मिली उसने स्पष्ट कह दिया
कि वो अब किराए के मकान में ना जाकर माँ के साथ सीधे घर जाएंगी। इसलिए उसे लेकर मनोरमा जी घर आ गई थी। अब उस घर में खुशियां ही खुशियां थी। सभी के चेहरे मुस्कुराते रहते थे। नन्ही सी जान सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। ज्योति पर भी अब बहुत प्रतिबंध था, इसलिए वह केवल अपने कमरे में लेटी रहती थी। घर का सारा काम मनोरमा जी ही करती थी। ज्योति के व्यवहार में बहुत बदलाव आया था। वह अब अपने सास ससुर की बहुत इज्जत करती थी और सभी हंसी खुशी मिलकर रहने लगे। पाठकों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।